रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दामिनी अपने घर के बाहर एक खूबसूरत सा लहंगा पहने अच्छे से तैयार होकर खड़ी थी और उसका पति सचिन अपनी कार के पास खड़ा होकर उससे बोलता है, दामिनी यार अब और नाटक मत करो और जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ। इस लहंगे में कैसे बैठूं? आपको पता है ना, ये लहंगे, साड़ी, ये हैवी ड्रेसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सूट की शॉपिंग करने देते ना। अपनी ये रोज की शिकायतें बाद में कर लेना, अभी चलो, शादी के लिए लेट हो रहा है, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अपने पति की ये बात सुनकर दामिनी उसके पास जाती है और कार में बैठकर अपने पति से कहती है, औरों के पति अपनी बीवी की एक आवाज पर ना उन्हें चांद तारे तोड़ कर ला देते हैं और एक मेरा पति उसे शॉपिंग कराने में ही हलचल होती जाती है। क्योंकि उनकी बीवी तुम्हारी तरह नहीं है जो अपने पतियों का खून पिए। जितना खून मेरी बॉडी में बनता नहीं है उतना तो तुम चूस जाती हो। आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपका खून पीती हूँ? हाँ, हफ्ते में अगर 2 बार मैंने सूट की शॉपिंग कर ली तो इसका मतलब मैं आपका खून चूसती हूँ? अरे पानी में रहने वाली जोक समझा है आपने मुझे? यार देखो, अभी अपना या मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है और अब मुझे आराम से ड्राइव करने दो। पता चला शादी में जाने की जगह हॉस्पिटल पहुँच गए। सचिन की बात सुनकर दामिनी मुंह बनाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों बैंकेट हॉल पहुंचते हैं, जहां उसकी सास उमा उन दोनों के पास जाकर कहती है, कहाँ रह गए तुम दोनों? इतना टाइम लगता है? अपनी लाडली बहू से ही पूछ लो, इन्हीं महारानी के नाटक खत्म नहीं होते। क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? लहंगे के बदले अगर सूट दिला देती तो कुछ चला जाता क्या आपका? पर नहीं, अरे उल्टा इन्हीं के पैसे बच जाते। बस इतनी सी बात? अरे ये तो तू खुद भी ले सकती थी। चल कोई बात नहीं, सूट की शॉपिंग ही तो करनी है ना, मैं करवा दूंगी। अब खुश? अपनी सास की बातें सुनकर उसका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग शादी को एंजॉय करके एक साथ अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन दामिनी अपनी सास के पास आकर उनसे कहती है, माँ जी, आपने बोला था कि आप मुझे सूट की शॉपिंग करवाओगी। हाँ हाँ बहू, मुझे अच्छे से याद है, मगर मैं कल शादी में से आई थी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो हम कल चलेंगे सूट की शॉपिंग करने। माँ जी, हमने कौन सा घर का सामान लेना है, बस सूट की शॉपिंग ही तो करनी है। तभी वहाँ पर सचिन आ जाता है और वो उससे बोलता है, इतने ही सूट की शॉपिंग करने का शौक है तो खुद ऑनलाइन सूट की शॉपिंग कर लो ना। माँ को क्यों परेशान कर रही हो? कोई मना नहीं करेगा, जितना मन करे उतना लो। सच में? जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हूँ, वो भी घर बैठे? हाँ हाँ, जैसा चाहोगी वैसा सूट मिल जाएगा, चाहे कोई भी डिजाइन और कोई भी फैब्रिक क्यों ना हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो अब मेरा और माँ जी का दिमाग मत खाओ। अरे मैं तो खाना खाती हूँ, अब तो मैं नए नए सूटों की शॉपिंग करूँगी। दामिनी तुरंत अपना फोन उठाकर उसमें ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप डाउनलोड करती है और अलग अलग डिजाइन्स के सूट देखने लगती है। कुछ ही देर में वो 2 सूट ऑर्डर करके अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए, मैंने 2 सूट ऑर्डर किए हैं। बहुत अच्छा। पता है माँ जी, ये अनारकली सलवार कमीज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यही सूट सोच रही थी कब से लेने के लिए, पर सचिन जी ने लेने ही नहीं दिया। अपनों की शादी में सूट डालना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सचिन ने तुझे सूट की जगह लहंगे की शॉपिंग करवा दी। जो भी हो माँ जी, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस सूट की शॉपिंग करना पसंद है और अब तो मैं ऑनलाइन घर पे बैठे जितने मर्जी सूट लूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने सूट के आने का इंतजार करने लगती है। 2 दिन बाद फाइनली उसके सूट घर आ जाते हैं। सूट की अच्छी क्वालिटी देख दामिनी मन ही मन सोचती है, इनकी सर्विसेज और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, क्यों ना मैं अब यहीं से शॉपिंग करूं। दामिनी ये सब सोचकर जल्दी से वो सूट डालकर अपनी सास के पास उन्हें दिखाने जाती है, जिसके बाद वो आए दिन सूट की शॉपिंग करना शुरू कर देती है। जिस पर एक दिन सचिन उससे बोलता है, दामिनी ये सब क्या है? तुम शॉपिंग ही कर रही हो तो किसी और चीज की भी कर सकती हो ना। ये बोलकर सचिन गुस्से में जाकर उसके सारे सूट बाहर निकालकर उससे कहता है, ये तुम्हारे सूट? अब और कितने सूट चाहिए तुम्हें? अरे इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक तुमने ट्राई नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तुम मेरी सूटों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जो करना है वो करो, पर अब मैं तुम्हें इन फालतू के सूट की शॉपिंग के लिए और पैसे नहीं दूंगा। ये सब बोलकर सचिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है, पर दामिनी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती।
और अपने सूट को एक बार फिर से अलमारी में रखकर ऑनलाइन सूट की शॉपिंग करने लगती है। पर इस बार उसके पास कटा हुआ सूट आ जाता है और जिसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होती। दामिनी कॉल करके अपना सूट रिटर्न कर देती है, पर 15 दिन से ऊपर हो जाते हैं और उसके पैसे नहीं आते, जिस पर वो उमा से कहती है, अरे बहू, इससे अच्छा था तुम मार्केट से ले लेती, कम से कम हैंड टू हैंड चेंज तो हो जाता और हम अपनी आंखों से देखकर तसल्ली से लेते कपड़ा। लेकिन इस ऑनलाइन के चक्कर में क्या होता है कि हम सिर्फ फोटो ही देख पाते हैं और फिर उसका आने का इंतजार करो। सही बोल रही है माँ जी, आप खुद मार्केट जाके ऐसे ही सूट ले आया करूंगी। इतना बोलकर वो सचिन के पास जाकर उससे कुछ पैसे मांगती है, जिस पर सचिन उससे बोलता है, क्या करना है पैसों का? बस मुझे कुछ काम है, आप दे रहे हैं या नहीं पैसे? वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ पैसों का करना क्या है? मुझे शॉपिंग करनी है। और तुम्हें ये शॉपिंग करनी किस चीज की है? मुझे सब पता है। हाँ तो आप मेरे पति हैं, आपके पैसे मेरे पैसे हैं। मैंने पहले ही बोला था ना, इन फिजूल सूट की शॉपिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इतना बोलकर सचिन वहाँ से जाने लगता है, पर दामिनी उसके सामने खड़ी होकर रोने का नाटक करती है, जिस पर आखिर में सचिन हार मानकर गुस्से से उसके हाथों में नोटों की गड्डी देते हुए बोलता है, ये लो पकड़ो पैसे, और जितना चाहिए उतनी शॉपिंग कर लो सूट की, और भूख लगे ना तो उन सूटों को ही खा लेना, अपना पेट भी भर लेना उन सूटों से ही, और घर में जो सूट रखे हैं ना उनको बाहर फेंको। इतना बोलकर सचिन गुस्से में घर से निकल जाता है और दामिनी उनमें से कुछ पैसे लेकर सूट की शॉपिंग करने के लिए शोरूम में जाती है, जहां वो एक डमी को साड़ी में देखती है और खुद से कहती है, ये कैसी साड़ी है, एक बार अंदर जाकर ट्राई करती हूँ। दामिनी अंदर जाकर उस साड़ी के बारे में दुकान वाले से बात करती है, तो दुकान वाला उसे बोलता है, मैम, ये एक रेडीमेड साड़ी है उन लोगों के लिए जिन्हें साड़ी पहननी नहीं आती, जो साड़ी का संभाल भी नहीं पाते। इस सब के बाद दामिनी उस साड़ी को ट्राई करती है, जो कि उसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, और वो सूट की शॉपिंग ना करके उन साड़ियों को खरीद लेती है। शाम को जब दामिनी सचिन के पास वो साड़ियाँ पहनकर आती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और दामिनी का सूट का क्रेज अब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो साड़ी पहनना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगती है। डायना एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लेकिन सिंपल लड़की थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सुनैना और पापा डेविड रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है और अपने कॉलेज पहुंचती है, जहां सारे लड़के लड़कियां उसे घूर रहे होते हैं और बोलते हैं, वाह यार, क्या आइटम है, कितनी सिंपल और गॉर्जियस लग रही है। अबे हाँ यार, देख कितनी क्यूट लग रही है। हमसे ज्यादा सुंदर लग रही है, जरूर ज्यादा ही मेकअप पोत के आई होगी। हाँ यार, तभी तो सारे लड़के मर रहे हैं इस पर। उन दोनों लड़कियों की ये बात डायना सुन लेती है और कहती है, ओ जस्ट शट अप, ओके। जितना तुम दोनों ने मेकअप लगाया है ना, मैंने उसका पाव भर भी नहीं लगा रखा, समझी तुम? अच्छा, इतना ही दम है तो फेस को टिश्यू पेपर से साफ करके दिखा। चैलेंज एक्सेप्टेड, और तुम्हें भी यही करके दिखाना पड़ेगा। ओके, मंजूर है। ओके भाई, लड़कियों का चैलेंज होने वाला है। अरे भाई, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा। तभी उन लड़कियों के कहने पर डायना अपने फेस को टिश्यू पेपर से साफ करती है, जिसके बाद टिश्यू पेपर पर सिर्फ और सिर्फ उसके लिपस्टिक के निशान ही दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं। इस सब के बाद डायना उन लड़कियों को उनका मेकअप हटाने को बोलती है, जिस पर वो लड़कियां थोड़ी डर जाती हैं, लेकिन सभी लड़के चिल्ला चिल्लाकर उन्हें फोर्स करते हुए उनसे भी टिश्यू पेपर पर उनका मेकअप उतरवाते हैं, जिसके बाद उन लड़कियों की असली सूरत सभी के सामने आ जाती है। और क्योंकि वो बिना मेकअप के दिखती है, और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियाँ उन पर हंसने लगते हैं। देख लिया ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे चैलेंज मत करो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा मेकअप खराब हो गया। जाओ जाकर दोबारा मेकअप कर लो, क्योंकि मेरे जैसी नेचुरल ब्यूटी ना तुम्हें रोज रोज टक्कर देगी। डायना इतना कहकर अपनी क्लास में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन भी डायना अपने कॉलेज आती है और उसकी हील्स स्लिप हो जाती है, जिसके बाद वो सीढ़ियों पर गिर ही रही होती है कि लवदीप नाम का लड़का लास्ट में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है
और लवदीप की आंखें उस पर से हटती ही नहीं है, जिस पर वो बोलता है, वाओ, सो सिंपल बट वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अब मेरा हाथ छोड़ोगे या साथ ही ले जाओगे? उप्स, सॉरी। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी, क्योंकि आज ही फर्स्ट डे आया हूँ। ओह ओके, कौन से बैच में हो? बीकॉम के। ओह दैट्स ग्रेट। कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं भी सेम बैच में हूँ। ओके, आप नाम तो बता दो। माई सेल्फ डायना। नाइस नेम एंड माय नेम इज लवदीप। वक्त बीतता जाता है। कॉलेज के प्रोजेक्ट साथ में बनाते समय दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन डायना बहुत सारी लाइब्रेरी की बुक्स हाथ में लेकर चल रही होती है, जिसके कारण उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती। तभी लवदीप वहाँ आता है और डायना को देखकर उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद दोनों बुक्स रखने लाइब्रेरी जाते हैं। और लवदीप बोलता है, एक बात पूछूं तुमसे, तुम इतने सुंदर नेचुरली हो या मेकअप लगाया है? अरे नहीं पागल, मैं कुछ नहीं लगाती। कभी कभी तो मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती। रोज के पेटल लगाने से ही मेरे लिप्स पिंक हो जाते हैं। बाय द वे, आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। कुछ देर के बाद दोनों एक सिनेमा हॉल से मूवी देखकर निकलते हैं और फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं कि डायना लवदीप के नोज पर आइसक्रीम लगा देती है और जोरों से हंसते हुए कहती है, अरे अरे लवदीप, तुम्हारे नोज देखो, एकदम जोकर लग रहे हो। अच्छा जी, और तुम कब लगोगी? अब हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लवदीप के बच्चे, अभी बताती हूँ तुम्हें। अभी कहाँ हुए मेरे बच्चे, तुम करोगी जब ही तो होंगे। क्या बोल रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ डायन, सॉरी, मेरा मतलब डायना, आई लव यू सो मच। पहले दिन से ही मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। रियली? आई लव यू टू। ओए पागल, कहाँ खो गए? अपने फ्यूचर के बच्चों के बारे में तो नहीं सोच रहे? इस सब के बाद वो दोनों क्लब जाते हैं, जहाँ दोनों एक साथ मिलकर कपल डांस करते हैं। उसी वक्त लवदीप उसके कानों के पास आकर रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर डायना भी हाँ बोल देती है। इतना सब होने के बाद लवदीप उसे रिंग पहनाता है। समय गुजरता जाता है और दोनों अपने पेरेंट्स को अपने रिश्ते के बारे में बताकर उनसे शादी की मंजूरी ले लेते हैं। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चलती हैं। दूसरी तरफ डायना के हाथों में लवदीप के नाम की मेहंदी भी लग जाती है। शादी का टाइम जब डायना को उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसे सजाने के लिए आती है, तो वो उससे बोलती है, जी सुनिए, मेरा बहुत लाइट सा मेकअप करना, सिर्फ जितने की जरूरत हो उतना ही, और ज्वेलरी भी मुझे बहुत लाइट सी पहनाना। यू नो, मुझे हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके मैम। मेकअप आर्टिस्ट उसे उसी के मुताबिक तैयार कर देती है, जिसके बाद उसकी मम्मी जब उसे देखने आती है तो बोलती है, बेटा ये क्या, तूने ये सारे गहने क्यों नहीं पहने? माँ, मैं आपको ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। मेरे दामाद जी भी तुझे निहारते रह जाएंगे। क्या माँ, हाँ बीना। इतना बोलकर सुनैना अपनी बेटी को मंडप पर ले जाती है, जहाँ लवदीप उसे निहारता ही रह जाता है और उसके पास में खड़ा हुआ दोस्त उसका मुंह बंद कर देता है। और कुछ ही देर के बाद पंडित जी उनकी शादी के मंत्र पढ़ते हैं और शादी विधि विधान से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद लोग डायना को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उसकी सादगी सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और लोग उसकी बहुत तारीफें करते हैं, जिससे लवदीप की माँ बबीता बहुत ही खुश हो जाती है। धीरे धीरे डायना अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो तीनों किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन में जाकर बैठे होते हैं। वहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी एक सांवली सी लड़की मीना, जिसके हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे होती है, वो जा रही होती है, तो दूसरी तरफ एक गोरी सी लड़की कॉल पर बातें करते हुए आगे बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उन दोनों की टक्कर हो जाती है और वो ड्रिंक्स की ट्रे उस लड़की के ऊपर गिर जाती है, जिससे उस गोरी लड़की की ड्रेस पूरी तरह से खराब होती है और वो उस सांवली लड़की को सुनाना शुरू कर देती है। हे यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। सॉरी मैडम जी, वो आप ही आ गई आगे गलती से। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट?
तुम मुझे सिखाओगे कि गलती किसकी है और किसकी नहीं? तुम गरीब सावली सी शक्ल वाली लड़कियों की यही दिक्कत होती है। नहीं, तुम गलत बोल रही हो। मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा खुद का ध्यान तो था नहीं, अपना तो तुम फोन चलाने में लगी हुई थी और कसूर इस बेचारी का निकाल रही हो। अरे उसने जो बोला ना सच बोला, और सच हमेशा कड़वा होता है। Who the hell are you? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ऐसा है पापा की परी कि मुंह पर 4 किलो लगाने से ना ये छिपकली जैसी शक्ल लेके ना अपने मेकअप के पंखों से तुम उड़ नहीं पाओगी। पार्टी में मौजूद सभी लोग उस हैवी मेकअप वाली लड़की पर हंसने लगते हैं और ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे पैसों का मेकअप लगाया है क्या जो तुम उड़ रही हो? तुमसे तो कम ही लगाया है। लिसन, मैं मेकअप का एम भी नहीं लगाती। ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है जिसकी तुम्हें पहचान नहीं है। और रही बात मीना के सावलेपन की, तो उसकी स्किन ढक देने से वो सुंदर तो लगने लगेगी एक बार को मेकअप करके, लेकिन जब मेकअप हटेगा तो सबके सामने तो उसकी असलियत आ ही जाएगी ना। इसीलिए कहती हूँ कि आप जैसे हो खुद को वैसे स्वीकार करना सीखो। अरे अपने आप से प्यार करो, समझे? शी इज सिंपल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि खूबसूरती हमेशा सादगी में ही होती है। पार्टी में मौजूद सभी लोग डायना की बातों को सुनकर उसकी तारीफें करते हैं और एक बार फिर से बबीता भी अपनी बहू की तारीफें करती है और सब अच्छे से पार्टी एंजॉय करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोहित, तो फिर क्या सोचा है तुमने? कब कर रहे हैं हम शादी? बस कुछ समय और, मेरे ऑफिस का काम खत्म हो जाए, फिर हम आराम से शादी करेंगे। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे तुमसे एक बात क्लियर करनी थी। तुम्हें पता है ना कि मेरी छोटी बहन का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। शादी के बाद वो मेरे साथ आएगी। मोनी कम ऑन यार, कैसी बातें कर रही हो? ऑफ कोर्स तुम उसे शादी के बाद यहाँ ला सकती हो। थैंक यू रोहित। कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहित के ऑफिस का सारा काम खत्म हो जाता है और अगले दिन ही वो दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और मोनी अपनी बहन दिव्या को साथ लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन मोनी खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है और सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ऐसे में रोहित बोलता है, वाह मेरी जान, कितना अच्छा खाना बनाया तुमने। अच्छा जी, आपका ही फेवरेट खाना बनाया है आज तो। अरे दी, सब जीजू का ही फेवरेट बना है या मेरी पसंद का भी कुछ खाना बना है इस घर में? अरे दिव्या, मैंने तेरी पसंद का भी खाना बनाया है। देख, आलू पूड़ी तुझे कितने पसंद है। अच्छा जी, साली साहिबा को ही खिलाओगी क्या या मुझे भी खिलाओगी? अरे आपको भी देती हूँ, ये लीजिए। हंसी मजाक करते हुए सब खाना खा लेते हैं। कुछ ही देर के बाद सभी मिलकर छत पर जाते हैं और ठंडी हवा का मजा ले रहे होते हैं। ऐसे में रोहित कहता है, मोनी, मौसम कितना रोमांटिक है ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ रोहित। जीजू, मेरे पास एक आइडिया है, बोलूं? हाँ हाँ दिव्या बोलो। दी, जीजू, हम यहाँ बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं। मौसम भी मस्त है, बहुत मजा आएगा। बताओ क्या बोलते हो आप दोनों? ठीक है साली साहिबा। और हाँ, गेम में जो भी हारेगा उसे कुछ करना पड़ेगा हारने पे। ओके डन। ठीक है। अगले ही पल सभी बैठे होते हैं और गाना स्टार्ट करते हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल के बुझा जाए। ए से अब दिव्या तुम शुरू करो। मैं ए से क्या गाऊं, याद ही नहीं आ रहा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं दी, आप कुछ करो ना। ऐसे कैसे? करना तो पड़ेगा, वो भी जो तेरे जीजू बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो साली साहिबा अपने जीजू के लिए 2 लाइन शायरी में सुनाओ। शायरी? ओके, सुनाती हूँ, लेकिन रोमांटिक शायरी आती है मुझे। अरे कोई नहीं, जो तेरा दिल करे वो सुना दे। अर्ज किया है, हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, कि कहते हैं शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। वाह वाह, क्या बात है दिव्या, इतनी अच्छी शायरी। किसी को पसंद करती हो क्या? अरे नहीं जीजू, ये तो खाली टाइम में लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। इतना कहकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन मोनी अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट चली जाती है और अपनी बहन से कहती है, दिव्या, मैं आंटी जी के साथ बाजार तक जा रही हूँ, तू अपना और घर का ख्याल रखना, और हाँ, बाहर मत जाना। ठीक है दी। इतना कहकर मोनी चली जाती है।
दिव्या घर में बोर हो रही होती है। पहले वो घर में कुछ साफ सफाई का काम करती है, उसके बाद नहाने चली जाती है। इसी टाइम अचानक से रोहित घर की बेल बजाता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता और फिर वो एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोलकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है, जहां दिव्या टॉवल में खड़ी होकर अपने हेयर ड्रायर कर रही होती है। तभी रोहित ये देखकर रोमांटिक हो जाता है और फिर कहता है, वाओ, आज तो मोनी फुल मूड में लग रही है, जल्दी से सरप्राइज देता हूँ उसे। इतना बोलकर वो दिव्या को मोनी समझकर पीछे से उसे हक करके उठा लेता है और फिर बोलता है, मोनी मेरी जान, आज इतनी हॉट कैसे बनी हुई हो तुम? तुम्हें पता था क्या मैं आने वाला हूँ जो इस मूड में हो? जीजू हटिए, ये मैं हूँ दिव्या, दीदी नहीं है, छोड़िए मुझे। दिव्या तुम? और ऐसे? उप्स, सॉरी सॉरी, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर लिविंग रूम में हूँ। जी जीजू। कुछ ही देर के बाद दिव्या चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, जिसके बाद पीछे से रोहित उसे देख रहा होता है और उसके पास जाकर उसे अपने करीब लाकर बोलता है, साली साहिबा, आप भी बेहद ही सुंदर हैं। मैं मदद कर दूं क्या चाय बनाने में आपकी? अरे जीजू, मैं खुद बना लूंगी। तभी जब उसे चाय में चीनी डालनी होती है तो वो देखती है कि चीनी के डब्बे में चीनी है ही नहीं। तो वो कहती है, अरे जीजू, चीनी कहाँ पे रखी है? अरे वो ऊपर रखा है, लाओ मैं उतार देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। इतना बोलकर वो खुद चीनी उतारती है और टेबल पर से उसका पैर अचानक फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। ऐसे में रोहित उसे अपनी बाहों में उठाता है और कमरे में ले जाता है। अरे कहा था ना मुझे करने दो, पर सुनती कहाँ हो? अरे जीजू, मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगी। अब चुप बैठो थोड़ी देर, मैं नहीं होता तो कौन देखता तुम्हें यहाँ ऐसे? इतना बोलकर वो उसके मोच वाले पैर पर बड़े ही प्यार से छूने के बहाने दवाई लगाता है कि तभी घर की डोरबेल बजती है और रोहित दरवाजा खोलता है, जिसके बाद मोनी रोहित को देखकर हैरान हो जाती है और फिर कहती है, अरे आप यहाँ कैसे? इतनी जल्दी कैसे आए ऑफिस से? हाँ, सर दर्द था इसलिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रोहित दिव्या को पाने के लिए तरकीबें सोचता रहता है और एक दिन अपने दोस्तों के साथ क्लब जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और दिव्या की बातें अपने दोस्तों को बता देता है, जिससे उसके दोस्त उसे बोलते हैं, अबे हलकट, तुझमें दम नहीं लगता है? जब तुझे वो अच्छी लगती है तो उसके करीब जाना। अबे अगर सच में अपनी साली को अपने पास चाहता है तो ये ले, आज उसे जूस में डालकर पिला दियो। ठीक है, आज तो मैं दिव्या को पाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो घर आ जाता है। मोनी सो रही होती है कि तभी रोहित दिव्या के कमरे में जाकर उससे कहता है, अरे ये क्या दिव्या, तुम सोई नहीं अभी तक? चलो ये जूस पी लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तुम्हारा पैर कैसा है वैसे? ठीक है जीजू, लेकिन दर्द अभी भी है। इतना बोलकर वो दिव्या को जूस पिला देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे नशे में जाती है और इसी बीच रोहित उसके करीब आकर फायदा उठाता है, साथ ही उसके साथ अपने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता है। कुछ ही दिनों के बाद रोहित एक बार फिर से दिव्या के पास जाता है और उसे छेड़ने लगता है। तभी दिव्या बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, मैं दीदी को सब बता दूंगी। खबरदार, अगर अपनी दीदी को कहा तो मैं उसे छोड़ दूंगा और तुम्हारी बदनामी भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी पिक्स हैं, ये देखो। पिक्चर्स को देखकर दिव्या बिल्कुल टूट जाती है और अपनी बहन की खातिर वो रोहित के अत्याचार सह लेती है, जो कि करीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता है, जिससे दिव्या अब चुप चुप सी और सहमी सहमी रहने लगती है। साथ ही वो काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बहुत ज्यादा रो रही होती है कि तभी उसकी बहन मोनी उसे देख लेती है और बहुत पूछने पर मोनी कहती है, दिव्या बात क्या है? तू इतना रो क्यों रही है? मोनी के बार बार पूछने पर वो उसे सारी बातें बता देती है कि आखिर रोहित ने उसके साथ में क्या क्या किया है। ये सब जानकर मोनी को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही उसका दिल भी टूट जाता है और अगले दिन मोनी रोहित से जबरदस्ती उसका फोन लेती है, जिस वजह से उसका फोन टूट जाता है। लेकिन रोहित को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, तो ऐसे में मोनी बोलती है, ओफो रोहित जी, अब
अब ऐसा करिए, ऑफिस चले जाइए, आपका फोन मैं ठीक करवा कर भेज दूंगी। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ठीक करा लूंगा जाकर। अरे रोहित जी आप जाओ, आपको लेट हो रहा है ना। रोहित के जाने के बाद वो एक बार फिर से फोन को ऑफ करके स्विच ऑन करती है, जिसके बाद फोन सही से चलने लगता है और फोन में वो अपने पति की सारी काली करतूतें देख लेती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है, जिसके बाद पुलिस रोहित को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। इतना ही नहीं, मोनी रोहित से डाइवोर्स भी ले लेती है और दोनों बहनें किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती हैं। सुप्रिया को बचपन से ही बर्फ का गोला खाना बहुत पसंद था। वो कहीं भी बर्फ का गोला देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाया करता। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया अपनी माँ बीना के साथ मार्केट जाती है, जहाँ उसकी नजर बर्फ के गोले वाले पर पड़ जाती है, जो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। गोला ले लो, गोला, लाल पीला काला खट्टा बर्फ का गोला। माँ वो देखो गोले वाला। बीना सुप्रिया की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है, पर सुप्रिया छोटे बच्चे की तरह गोले वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी आगे जाकर बीना देखती है कि सुप्रिया गोले वाले के पास ही खड़ी है, तो बीना उसके पास जाकर कहती है, ऊंट जैसी बड़ी हो गई है पर हरकतें अभी भी बच्चों वाली। अरे तुझसे अच्छे तो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं। भैया 2 गोले बना दो फटाफट। मैं नहीं खाऊंगी। माँ ये दोनों मैं अपने लिए ही बनवा रही हूँ। बीना सुप्रिया की ये हरकत देखकर उसे गुस्से में घूरने लगती है और सुप्रिया बर्फ का गोला मजे से खाने चली जाती है। ऐसे ही सुप्रिया जब भी गोले वाले को देखती तो वो गोला लेकर खाना शुरू कर दिया करती थी। ऐसे ही एक रात सुप्रिया अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर आ रही होती है। वो रोड पर गाड़ी का इंतजार कर रही होती है। तभी अनुराग नाम का एक लड़का वहाँ से गुजरता है, जो सुप्रिया को अकेले रोड पर खड़ा हुआ देख लेता है और उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोककर बोलता है, हेलो मिस, आपको कहाँ जाना है? आप कहो तो मैं छोड़ दूं। नो थैंक्स। डरिए मत, मैं भी आपकी तरह एक अच्छे घर से हूँ। इतनी रात को अकेले यहाँ रहना आपके लिए सही नहीं है। उसकी बात सुनकर सुप्रिया उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाकर अनुराग उससे कहता है, वैसे मेरा नाम अनुराग है और आपका? थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था मैं भी आपकी तरह अच्छी फैमिली से हूँ, और अब देखो फ्लर्ट कर रहा है। सुप्रिया जी, बहुत ही प्यारा नाम है। इसी तरह उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों बात करते करते घर जा रहे होते हैं कि तभी प्रिया की नजर एक बार फिर से गोले वाले पर पड़ती है और वो जल्दी से अनुराग से कहती है, जल्दी से गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? सुप्रिया गाड़ी से उतरकर गोले वाले के पास जाती है तो अनुराग भी सुप्रिया के साथ जाता है और सुप्रिया उस गोले वाले से कहती है, जल्दी से एक गोला बना दीजिए। आप खाना पसंद करोगे? मैं नहीं खाता, पर आप बोल रही हैं तो। सुप्रिया 2 गोले बनवा लेती है और वो दोनों बर्फ के गोलों का मजा लेती है। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसके कहने पर उसे उसके घर छोड़ देता है। सुप्रिया गाड़ी से उतर ही रही होती है कि तभी अनुराग कहता है, आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। दिस इज माई नंबर। गाड़ी से उतरकर प्रिया अपने घर चली जाती है। वहीं अनुराग भी अपने घर के लिए निकल जाता है। सुप्रिया सीधे अपने कमरे में जाती है, अनुराग के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद अनुराग अपने घर पहुंच जाता है और घर आते ही सुप्रिया को अपने नाम के साथ मैसेज करता है और दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अगली सुबह अनुराग सुप्रिया को कॉल करता है और उससे बोलता है, क्या तुम मुझे आज रात को मिल सकती हो जहाँ हमने बर्फ के गोले खाए थे? हाँ, अगर तुम बर्फ के गोले खिलाओगे तो। अनुराग उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उसी जगह पर फिर से मिलते हैं, पर गोले वाला वहाँ पर नहीं होता, जिस पर अनुराग उससे कहता है, हम तो है पर गोले वाला नहीं है। सॉरी। पर बिना गोले के मजा नहीं आएगा। खैर छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ से एक गोले वाला गुजर रहा होता है और सुप्रिया
जल्दी से उठकर गोले वाले से कहती है, आप रोज यहीं से घर जाते हैं? हाँ बिटिया, मैं रोज इसी टाइम घर जाता हूँ। सुप्रिया एक बार फिर से गोला लेती है और दोनों उस गोले को मजे से खाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसको उसके घर पर छोड़ देता है। ये सिलसिला उनका यूं ही चलता रहता है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक रात दोनों अपनी जगह पर ही मिलते हैं और अनुराग इस बार सिर्फ एक ही गोला लेता है और सुप्रिया से कहता है, मेरे सपनों की रानी, क्या तुम्हें ये कूल सरप्राइज के साथ ये कूल इंसान पसंद है? हाँ, मुझे दोनों पसंद है। दोनों एक ही बर्फ के गोले में से खाते हैं और खाते खाते एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर अपने पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, सुप्रिया, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने एक साथ यहीं बैठकर गोला खाया था? याद है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन अनुराग अपनी माँ अर्चना को सुप्रिया के बारे में बताता है। वहीं सुप्रिया भी अपनी माँ को अनुराग के बारे में सब बता देती है और अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों घर वाले मान जाते हैं। कुछ ही समय के बाद अनुराग अपनी माँ के साथ सुप्रिया के घर आता है, जहाँ सुप्रिया उसकी माँ के लिए बर्फ का गोला बनाती है और उसके सामने रख देती है, जिस पर अर्चना उससे कहती है, ये बर्फ के गोले तुमने बनाए हैं, वो भी ठंड में? जी, स्पेशली आपके लिए। क्यों, तुम्हें ये बर्फ के गोले नहीं पसंद? अरे मुझे तो ये बहुत पसंद है। मेरी तो सुबह ही इन गोलों से होती है और रात भी, पर जब से ये ठंड आई है तब से तो खाना मुश्किल ही हो गया है। बेवकूफ लड़की क्या कर रही है? तो एक काम करो बेटा, तुम इन बर्फ के गोलों से शादी कर लो। माफ करना बहन जी, मैं ऐसी और बेवकूफ लड़की से शादी कभी नहीं करवाऊंगी अपने बेटे की। अर्चना रिश्ता तोड़कर गुस्से में अनुराग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सुप्रिया रोने लगती है और बीना उससे कहती है, आज तेरे बर्फ के गोले खाने और तेरे इस बचपने की वजह से तेरा रिश्ता टूटा है। अर्चना अनुराग को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अनुराग अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? अरे देखा नहीं उस करमजली को? अरे वो मेरे घर की बहू बनकर आ गई ना, तो हम सबको बर्फ के गोले खिला खिला कर मार डालेगी। लो माँ, अब मैं भी सुप्रिया की तरह ठंड में गोले खा रहा हूँ। अब मुझसे भी रिश्ता तोड़ दो। इतनी छोटी सी बात पे मैं तुझसे अपना रिश्ता तोड़ लूं? पागल हो गया है क्या? अनुराग अपनी माँ को मनाने के लिए दिन रात बर्फ का गोला खाना शुरू कर देता है। अपने बेटे की ये हालत देखकर अर्चना इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और सुप्रिया के घर जाकर उसकी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। साथ ही सुप्रिया से कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, उस दिन मैं जरा सी बात पर रिश्ता तोड़ दिया मैंने, और अब मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। आज आपकी वजह ही से तो मैं सुधरी हूँ और ये समझ गई हूँ कि इन सब चीजों का अपना अपना समय होता है और उन्हें उसके मौसम के अनुसार ही खाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को दिल से माफ कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद सुप्रिया और अनुराग की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा दी जाती है। इतना ही नहीं, सुप्रिया अपने ससुराल आने के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है और अपने परिवार और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रजनी खाना बना रही होती है, तभी वो अपनी कमर पर खुजली करते हुए खुद से बोलती है, ओहो, आज क्या हो गया? इतनी खुजली हो रही है। उफ, समझ नहीं आ रहा, खाना बनाऊं या खुजली करूं? इतने में रजनी की सास उसे आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, खाना बन गया क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ जी, अभी खाना टेबल पर लगा रही हूँ। एक तो इनको खाने की हमेशा इतनी जल्दी रहती है, ऊपर से गर्मी में इस खुजली ने मेरी जान ले रखी है। करूँ तो क्या करूँ? रजनी जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति वीर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही रजनी रूम में जाती है, वीर उसे हक कर लेता है और फिर उसे बोलता है, कहाँ रह जाती हो हमेशा? सबका ख्याल रखती हो, कभी अपने पति का भी रख लिया करो। अगर सबका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो भला कौन रखेगा? अच्छा मुझे ना 5 मिनट दीजिए, मैं बस अभी आई। क्या यार, एक तो इतना लेट रूम में आती हो और फिर से वेट करवा रही हो मुझे। जी बस 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, पक्का। इतना बोलकर रजनी बाथरूम में जाकर अपनी कमर का दाग देखती है, जिसकी वजह से उसको इतनी खुजली हो रही होती है। वापस वो अपने कमरे में जाती है
और इचगार्ड ले लेती है और उसे अपनी कमर पर लगा लेती है। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने पति के पास जाती है तो देखती है कि वीर सो चुका है। वीर को सोता देखकर रजनी भी सो जाती है और हर बार की तरह सुबह उठकर वो घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो बर्तन धो रही होती है, तभी उसके हाथ और कमर में ईचिंग होने लगती है। जैसे ही वो अपने हाथों को देखती है तो उसके हाथों में दाग का निशान नजर आता है और रजनी खुद से बोलती है, ये दाग यहाँ भी, पर ये दाग तो मेरे कमर वाले निशान से कुछ अलग लग रहा है। लगता है मुझे इन्फेक्शन हो गया है। अब तो इसे ठीक करना ही होगा। रजनी अपने दाग के निशान को छुपाने के लिए उस पर मेहंदी लगा लेती है और जब वो अपनी सास के पास जाती है तो माया उससे बोलती है, बहू ये क्या, हाथों में मेहंदी क्यों लगा रखी है, वो भी इस तरह से? हाँ माँ जी, वो गर्मी की वजह से ना मेरे हाथों में बड़ी जलन हो रही थी तो मैंने ठंडी ठंडी मेहंदी लगा ली। पर बहू मेहंदी लगाकर तो ये काम कैसे करेगी? इतनी ही जलन हो रही थी हाथों में तो ठंडे पानी में डुबो लेती ना थोड़ी देर। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी हाथों की मेहंदी धो लेती हूँ। वैसे भी अब मुझे काफी आराम महसूस हो रहा है। इतना बोलकर वो मेहंदी जाकर धो लेती है और जाकर अपने दाग पर इचगार्ड लगाती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास उसकी पड़ोसन आती है और उसकी सास से बोलती है, माया बहन जी, ओ माया बहन जी। क्या हुआ? ओ मैं कह रही थी कि थोड़ी शक्कर मिल सकती है। ओ की है ना कि मेरी कच्ची शक्कर है ना खत्म हो गई है ते मेहमान भी आ गए हैं ते बाहर बारिश का मौसम है, दुकान वाले ते भी शक्कर खत्म हो गई है, तुसी थोड़ी जी दे दो। अरे कोई बात नहीं, आखिर एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। बस 2 मिनट रुकना। बहू जरा शक्कर लेकर आना। अपनी सास की बातें सुनकर कटोरे में थोड़ा सा शक्कर लेकर वो वहाँ आती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है। जैसे ही वो शक्कर उसे देती है उसकी पड़ोसन उसके हाथों का दाग देख लेती है और उसकी सास से कहती है, हाय माया, तेरी बहू दे हत्था विच ते दाग है, वो भी गिल्ले वाला। हाय हाय नी दूर रख अपने हाथ मेरे तो। हाय तू मेरी एक गल ध्यान नाल सुन ले, ये दाग ना एदे तो तेरे मुंडे नु भी हो जाएंगे, उसनु एदे तो दूर रखया कर। पर आंटी जी ये तो जरा सी बीमारी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओ ना ना, तू मेनू ज्ञान ना दे, मेनू सब कुछ पता है। तेनू पता है ये बीमारी मेरी चाची दी कुड़ी नु भी सी, सारे उस तो दूर रहंदे सी। तू भी अपनी बहू तो दूर रहा कर, ये तो सारे घर विच बीमारी फैला देगी। देखो बहन, आपको चीनी लेने से मतलब होना चाहिए, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं मुझे पता है मुझे किससे कैसे पेश आना है, तो अपना ज्ञान अपने ही पास रखो। और जिससे आप यहाँ सब कह रही हैं ना, वो मेरी बहू है और ये सोच समझकर बोलिए क्योंकि आप मेरे घर में खड़ी हैं। माया की बात सुनकर उनकी पड़ोसन बिना चीनी लिए बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और माया अपनी बहू के हाथों का दाग देखने लगती है। तभी रजनी उससे बोलती है, बस हल्का सा ही है माँ जी, मैं इचगार्ड लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा ये। मुझे पता है बहू, अभी ये थोड़ा सा ही है, ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। और हाँ, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे, बस तू इचगार्ड लगाती रह, और ये फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं। जी माँ जी, जैसा आप कहो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ बहू, और हाँ आगे से ऐसा कुछ भी हो तो पहले मुझे बताना, ताकि बाहर का कोई आके तुझे कुछ बोल कर न जा सके, समझी? ये सुनकर रजनी को अच्छा लगता है, पर वो अपने दाग पर ध्यान नहीं देती और लापरवाही करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके कमर और हाथ के दाग बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में उसके पति के गर्दन पर भी दाग का निशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वीर अपनी गर्दन पर ईचिंग करते हुए अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है कि तभी माया उसको ईचिंग करते हुए देख लेती है। ऐसे में वो अपने बेटे से बोलती है, ये तेरी गर्दन पर निशान कैसा? ये तो दाग है, ऐसा निशान तो बहू की गर्दन पर भी मैंने देखा था। बहू, अरे ओ बहू। माँ जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाथ दिखा मुझे अपने अब भी। रजनी अपनी सास को अपने हाथ दिखाती है तो माया देखती है कि उसका फंगल इन्फेक्शन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिस पर वो अपनी बहू से बोलती है, बहू तूने अपने हाथों पर इचगार्ड नहीं लगाया ना, तभी आज मेरे बेटे की गर्दन पर ये दाग का निशान आ गया है। अगर लगाया होता ना तो आज ऐसा कुछ ना होता। हाँ माँ जी,
मैंने कुछ दिन लापरवाही जरूर की थी, लेकिन उसके बाद से मैं रेगुलर इच गार्ड लगा रही हूँ। लेकिन ये दाग है, ये पहले से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्फेक्शन मुझसे वीर जी को भी हो गया है। अगर ऐसी ही कोई बात थी बहू, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, क्योंकि ये इन्फेक्शन मेरी पूरी बॉडी में हो गया है और मुझे लगा कि आप। बहू, ये तो नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है। तू एक बार मुझे बताती तो सही। माँ, अगर आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं ऑफिस जा सकता हूँ। माया अपने बेटे को रोककर उसकी गर्दन पर इच गार्ड लगाकर उसे ऑफिस जाने देती है और अपनी बहू के लिए घर पर ही कुछ नीम की पत्तियां पीसकर उसमें से नीम का तेल और थोड़ा सा एलोवेरा मिलाकर उसकी हर जगह पर लगा देती है जहां उसके दाग होते हैं। ये लेप उसके दाग पर लगाकर माया बोलती है, और हाँ, अब ये लेप अपने पूरे बॉडी पर रोज लगाना है, नहा धोकर, जब तक तेरे दाद ठीक ना हो जाए। अगर मैंने पहले ही इच गार्ड को समय पे लगाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। रजनी बिल्कुल ऐसा ही करती है और पूरे दिन में 2 बार इसी तरह उसकी पूरे शरीर पर लेप लगाती है। साथ ही साथ वो वीर के गर्दन पर भी दाग वाली जगह पर इच गार्ड लगाती है, जिससे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वीर के दाग खत्म हो जाते हैं और उसके कुछ ही दिनों के बाद रजनी के शरीर पर से भी सारे दाग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और एक दिन रजनी अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज आपकी वजह से ही मैं अपनी इस एलर्जी और इन दागों से छुटकारा पा पाई हूँ। प्लीज माँ जी, आप हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देना ताकि मेरी जिंदगी में ये नौबत दोबारा ना आए। इतना बोलकर दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और हमेशा की तरह एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।